जय हिंद। गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है नंबर्स के बारे में। ठीक है ना। आज हम आपको बताएंगे कि नंबर्स क्या होता है। ठीक, नंबर्स में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसका हिंदी हो जाएगा आपका संख्या पद्धति, और नंबर का हिंदी हो जाएगा संख्याएं। ठीक है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, पहला टॉपिक है, तो पहले इसको समझेंगे। तो नंबर सिस्टम ना, संख्या पद्धति ऐसा प्रणाली है जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत हम लोग संख्या तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं। क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है ना। ऐसा प्रणाली जिसके अंतर्गत हम लोग संख्या तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक देखिए है होल नंबर। इसका हिंदी हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से प्रारंभ जो संख्या होगा वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे मुझे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कौन सी है? ये सब है पूर्ण संख्या। ठीक है। उसके अगला टॉपिक है नेचुरल नंबर। इसका हिंदी हो जाएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्स ना। आप देखिए यहाँ प्राकृत संख्या में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उसके अगला टॉपिक है इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। उसका हिंदी क्या हो जाएगा? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, वो सभी संख्या कहलाती है सम संख्या। पूर्णतः विभाजन मतलब हुआ कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। अब जैसे हम देखिए, आप 2 को 2 से भाग कीजिएगा, देखिए इसमें पूरा कट जाएगा। ठीक, तो 2 हो गया सम संख्या। अब 4 लीजिए, 2 को कीजिएगा, जिसमें 2 दूनी 4 कट गया, तो ये भी कहलाएगा कौन चीज़? सम संख्या। 6 लीजिए, इसमें देखिए भी कट जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? सम संख्या। लेकिन जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा ना, जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटेगा, वो कहलाता है अपना विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, आप जैसे देखिए 1 कभी भी 2 से पूरा नहीं कटेगा। यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, 0 होगा, फिर 5 दूनी 10 कट जाएगा ना। इसका आंसर 0.5 आया। तो ये कौन सी हो गया? विषम संख्या हो गया। ठीक है, अब 2 को 3 से भाग कीजिए, देखिए 1 बच गया शेषफल। तो पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। पूर्णतः विभाजित होगा जो संख्या, वो संख्या कहलाएगा सम संख्या, और जो इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वो कहलाएगा विषम संख्या। समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। आगे है प्राइम नंबर। इसका हिंदी हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अब समझेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा ना, यानी कि वैसी, आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड समझते हैं क्या होता है? गुणनखंड। ठीक, अब जैसे देखिए 4 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 1 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 गुना 1 लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो अभी हम गुणनखंड किए, इसी को कहते हैं गुणनखंड। जो गुना के रूप में लिखे हैं, गुणन मतलब गुना हो गया, खंड मतलब टुकड़ा, यानी कि गुना के जब टुकड़ा के रूप में लिख दीजिएगा तो गुणनखंड कहलाएगा। आप 4 को इस प्रकार लिख सकते थे, तो 4 का ये सब गुणनखंड हुआ। 4 क्या गुणनखंड हुआ? 3 गो। ठीक है, तो उसी में कहता है कि अभाज्य संख्या उसी संख्या कहा जाएगा जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। अब जैसे में देखिए, जैसे इसमें है, इसमें क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17। आप 2 को गुणनखंड कीजिएगा तो या तो 2 गुना 1 होगा, नहीं तो 1 गुना 2 होगा, और कोई संख्या हो नहीं सकता, और कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, बस 2 गुणनखंड होगा। अच्छा, 2 गुणनखंड क्यों होगा? क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य संख्या। आप देखिए इसमें 3 है, 3 को 1 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें भी 2 गुणनखंड होगा, और कोई भी अंक गुना कीजिएगा 3 नहीं पूरेगा। ठीक, एक क्यों नहीं पूरेगा? क्योंकि सब कौन सी है? अभाज्य संख्या। अब लीजिए 4 ले लीजिए, 4 के लीजिएगा तो 1 गुना 4 हो गया, 4 गुना 1 हो गया, 2 गुना 2 हो गया, ये 3 हो गया गुणनखंड। 1 गो 2 गो 3 गो गुणनखंड क्या करना हो गया? 3 गो। 3 गो गुणनखंड हो गया, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो कहलाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो क्या कहलाएगा?
अभाज्य संख्या अति भाज्य संख्या, ठीक है। और वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ दुए हो वो कहलाएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक, समझ में आया। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होगा, जिसका सिर्फ क्या गुणनखंड होगा, दो, वो कहलाएगा कौन सी, अभाज्य, ये कहलाएगा कौन सी, अभाज्य। और जिसका दो से अधिक होगा, 1 2 3 है, ये कहलाएगा कौन सी, भाज्य संख्या। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आया। भाज्य समझ में आ गया, अभाज्य समझ में आ गया। उसके बाद आगे का टॉपिक है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। समझिएगा ध्यान से, धनात्मक संख्या जितना भी अंक प्लस में होगा वो सब कहलाएगा कौन सी, धनात्मक संख्या। सब क्या कहलाएगा, धनात्मक। जैसे देखिए 5 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, ये सब कौन सी है, धनात्मक है, ठीक। और उसके बाद है निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। जितना भी संख्या माइनस में होगा सब कहलाएगा कौन सी, ऋणात्मक संख्या। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा के बाईं ओर की सभी संख्या, ये संख्या रेखा हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठता है कितना, माइनस में बैठता है ना, यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3 4। संख्या रेखा के बाईं तरफ ये बमलट्टा देखिए, इधर हंस देखिए, बाईं हो गया, ये हो गया दाईं। संख्या रेखा के बाईं तरफ की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, ऋणात्मक, इसको हम ऋणात्मक कहते हैं। और संख्या रेखा के दाईं तरफ की सभी संख्या क्या कहलाती है, धनात्मक संख्या। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे समझिए, जितना भी संख्या प्लस में है सब धनात्मक हुआ यानी पॉजिटिव नंबर हुआ, और जितना भी संख्या ऋणात्मक है मतलब माइनस में होगा वो सब कहलाएगा ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर। उसके बाद अगला टॉपिक है पूर्णांक। देखिए धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। आप जब धनात्मक यानी कि प्लस वाला और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला दोनों को अगर मिला देते हैं तब जो संख्या बनता है उससे कहते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक। जैसे देखिए 5 9 10 5 -3 -4 -5 -7 ये सब मिला हुआ है ना, ये सब देखिए, इसमें प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, उसके बाद है रोटेशनल नंबर यानी कि इसका हिंदी हो जाता है परमेय संख्या। परमेय संख्या किससे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहलाता है कौन सी, परमेय संख्या, ठीक है। अच्छा p/q क्या है, तो p और q ये दोनों क्या है पता है, ये दोनों पूर्णांक है यानी इंटीजर है। कौन सी है, इंटीजर। अच्छा इंटीजर है तो इंटीजर किसे कहते हैं, तो जिसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों मिलता है ना, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर। और इंटीजर कहते हैं किसको, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो ना। और p और q क्या है, पूर्णांक। तो परमेय संख्या को पूछेगा तो सीधा बोलेगा p/q के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं सभी संख्या क्या कहलाएगा, परमेय संख्या, ठीक है। पूछेगा p और q क्या है, तो p और q क्या है, पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक है तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, ठीक। आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, परमेय संख्या का एग्जाम्पल देखिए, 3/7 है प्लस में, -5/7 माइनस में आ गया, ठीक है, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, माइनस वाला भी आ सकता है। अच्छा ये देखिए √16 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, √16 का वर्ग कितना होता है, 4, मतलब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 4 निकलेगा, ठीक है। और 4 देखिए परमेय संख्या है, कहिएगा कैसे, इसमें p है लेकिन q कहाँ है, तो q नहीं है, कैसे, देखिए नीचे में एक है छुपा हुआ, नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 छुपा रहता है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये हो गया p, ये हो गया q, तो p/q के रूप में हो गया, इसका मतलब √16 कौन सी होगा, परमेय संख्या, यानी कि वो सब संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं सब संख्या कहलाएगा परमेय संख्या, ठीक, क्लियर। p और q क्या है, तो p और q पूर्णांक है तो प्लस वाला माइनस वाला दोनों भी आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ऐसे कर घुमाने के लिए, तो आप यहाँ पर नीचे में 1 लिख दीजिएगा, p हो गया q हो गया परमेय संख्या, क्लियर। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक। और एक कंडीशन और देता है परमेय संख्या में कि p और q तो पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन q = नॉट 0 होता है, मतलब q मतलब नीचे वाला ये p होगा q, अच्छा ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, याद रखिएगा, नीचे वाला को हर कहा जाता है। कहता है नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो परमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए आप देखिए, जैसे 2 दे दिया, नीचे में दे दिया 0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, और परमेय होगा और परमेय नहीं होगा, क्योंकि इसका कंडीशन ऐसा है कि शुरू में ही बोल दिया, जब इसका परिभाषा लिखिएगा तो उसमें इसका परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं,
जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा q इजकल टू नॉट जीरो, q इजकल टू नॉट जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो शर्त है ये दोनों में है, परमेय में भी है और अपरमेय में भी है। तो दोनों संख्या कि अगर q जीरो है तो वो संख्या ना ही परमेय होगा ना ही अपरमेय होगा। ठीक, तो अपरमेय संख्या परमेय संख्या समझ में आया कि जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं सब का लगा परमेय, लेकिन जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे करते हैं अपरमेय। जैसे देखिए √3 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। ठीक है, वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो ये संख्या कहलाएगा कौन सी, अपरमेय। क्या कहलाएगा, अपरमेय। वैसा सभी संख्याएं जो रूट में है लेकिन वह रूट से नहीं निकल सकता है, यानी कि वह किसी का वर्ग जब नहीं होता है, वो सब संख्या कहलाएगा अपरमेय संख्या। √7 देखिए कभी नहीं निकलेगा, √11 भी नहीं निकलेगा, ये सब क्या कहलाएगा, अपरमेय। अच्छा ये क्या है, इसको कहते हैं पाई, इनका नाम क्या है, पाई। ठीक है, जिसको हम लोग पाई कहते हैं। इसका मान होता है 22/7। इसको ध्यान से देखिएगा, पाई खुद अपरमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरमेय। ठीक है, और इसका जो मान होता है, वैल्यू जो होता है, ये होता है परमेय। इसको याद रखिएगा। ठीक, बहुत बार पूछता है पाई कैसी संख्या है, तो अपरमेय। पाई कैसी है, अपरमेय। और उसका मान जो है 22/7 ये कैसी है, परमेय। पाई किसी के रिलेशन में रहेगा फिर भी वो अपरमेय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पाई कहीं लिखा हुआ है तो 2 इन्हें कि 2 परमेय है और पाई अपरमेय, दोनों अपरमेय कहलाएगा, क्योंकि पाई के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। पाई बटे 2 रहेगा, ये भी कहलाएगा कौन सी, अपरमेय। ठीक है, 2 + पाई रहेगा, ये भी क्योंकि रिलेशन में है। 3 - पाई है, ये भी अपरमेय। ये सब अपरमेय क्योंकि पाई की रिलेशन में है। पाई के रिलेशन में होगा तो क्या कहलाएगा, अपरमेय कहलाएगा। ठीक, तो परमेय समझ में आया, अपरमेय समझ में आया। परमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इजकल टू 0 नहीं होना चाहिए ना, q इजकल टू 0 नहीं होना चाहिए। और परमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाता है अपरमेय संख्या। उसमें भी वही कंडीशन है, p तथा q पूर्णांक है लेकिन q इजकल टू 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, और परमेय का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, परमेय प्लस अपरमेय, यानी कि जब परमेय और अपरमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो उस संख्या कहलाएगा वास्तविक संख्या। आप परिभाषा में इसे लिख सकते हैं, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जिसमें देखिए जैसे 5/7 ये परमेय है, ये भी परमेय है, ये देखिए अपरमेय सबको मिला दिए, क्या कहलाया, वास्तविक संख्या। ऐसे वास्तविक संख्या में सभी संख्या, जितना भी संख्या सब आ जाता है। सबसे बड़ा वास्तविक संख्या, जितना भी संख्या होता है टोटल संख्या एक में आके मिल जाता है, उसका नाम है वास्तविक संख्या, याद रखिएगा। उसके बाद तो कुछ आगे देखिए, इसमें ना इससे 3-4 इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, आप देखिएगा ध्यान से। इसमें पूछता है, कहेगा प्रथम पूर्ण संख्या बताइए, तो प्रथम पूर्ण संख्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, प्रथम पूर्ण पूछेगा तो 0 इसलिए होगा क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रथम पूछा तो पहले वही हो जाएगा। अंतिम अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतिम पूर्ण संख्या, तो आप लगाइएगा अनंत, क्योंकि पूर्ण संख्या कितना है कहना मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारा अंक होता है, संख्या बहुत सा होता है, अनंत। आप एक चीज़ ध्यान समझिएगा, अंतिम कोई भी संख्या पूछेगा, चाहे वो पूर्ण पूछे, प्राकृत पूछे, सम पूछे, विषम पूछे, अभाज्य पूछे, भाज्य पूछे, ठीक है, इस सब संख्या अंतिम अगर पूछेगा तो आप अनंत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या का अंत नहीं होता, ये अनंत है। तो अंतिम पूछा तो पते नहीं है कि कोई आदमी कह नहीं सकता कि यहीं तक संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि अंतिम कोई भी संख्या पूछेगा ना, कुछ कोनो संख्या, उस सब कहलाएगा कौन चीज़, अनंत। ठीक है, प्रथम पूछेगा तो हम लोग देखेंगे, देखिए प्रथम पूछा तो 0, पूर्ण पूछेगा तब, प्राकृत पूछेगा, प्रथम प्राकृत पूछेगा तो 1, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्रथम सम संख्या पूछेगा तो 2, अंतिम पूछेगा तो अनंत। प्रथम प्राकृत पूछेगा तो 1, अंतिम पूछेगा तो अनंत। प्रथम अभाज्य पूछेगा तो 2 और अंतिम अभाज्य पूछेगा तो अनंत।
प्रथम भाज्य पूछेगा तो 4, अंतिम पूछेगा तो अनंत। ठीक है, ये सब पूछ सकता है, बहुत बार पूछा भी है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम बोलेगा तो पहला 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 वाला, ठीक है। अंतिम कोई भी संख्या बोले अनंत होगा, ठीक। उसके बाद देखिए नीचे कहता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर इसका हिंदी होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ना, इसका परिभाषा होता है कि कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक ना, लेकिन जोड़ा लेना होगा ना। आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी दो संख्याओं का युग्म, या ऐसा दो संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा, ऐसा दो संख्याओं का युग्म जिसका मौसा एक हो। जिसका मौसा कितना हो? एक हो, उस संख्या कहलाएगा सह अभाज्य। जैसे लीजिए हम 1 5 के लिए, 1 5 जोड़ा में है, देखिए युग्म मतलब जोड़ा, दोनों जोड़ा में है। 1 5 का आप भाग कीजिएगा यानी कि मौसा निकालिएगा तो आपको देखिए 1 आया, ठीक है। अब लीजिए देखिए 2 7 है, 2 7 देखिए 3 से इसमें लग जाएगा, इसका मौसा निकाल के देखिए 1 आया ना। ऐसा कोई भी दो संख्या ले लो यानी कि जोड़ा, ठीक है, और उसका जब मौसा निकालेंगे अगर 1 आया तो समझ जाओ कि वो जो जोड़ा है उस संख्या कहलाएगा सह अभाज्य, ठीक है। क्या कहलाएगा? सह अभाज्य। 24 23 लेते हैं, देखिए 23 24 23 है इसमें लिखा हुआ। अब 23 को मतलब मौसा कीजिए, 1 से करेंगे कितना आएगा? 23, 1 बचा, हो गया, कितना आया मौसा? 1। समझ में आया? तो ऐसा कोई भी दो संख्या ले लेंगे जिसका युग्म यानी कि जोड़ा कितना होना चाहिए? युग्म का मौसा जब निकालेंगे यानी कि जोड़ा जब मौसा निकालेंगे तो उसका मौसा कितना होना चाहिए? 1 होगा तो क्या कहलाएगा? सह अभाज्य, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है दो लगातार या क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर, इसमें 1 लिखा हुआ है, बराबर है। तो इसमें क्या कहता है? दो लगातार या क्रमागत। लगातार मतलब 1 के बाद 1, जैसे देखिए लगातार ये हुआ, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 4, ये लगातार संख्या हुआ। या कहिए क्रमागत मतलब कर्म के अनुसार, क्रमागत मतलब कर्म के अनुसार। तो दो लगातार रहे या क्रमागत रहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। कहता है दो लगातार या क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो अंतर मतलब घटा होता है, ठीक है ना। आप देखिए लगातार लेते हैं, 1 के बाद 2 3 4 5 लिए। आप इस सब के बीच में देखिए कितना का अंतर है? सब के बीच में 1 का अंतर है, ठीक है। आप कुछ भी लीजिएगा लेकिन लगातार लेना। आप लीजिए 55 लीजिए, 56 लीजिए, 57 लीजिए, 58 लीजिए, 59 लीजिए, 60 लीजिए, सब के बीच का अंतर कितना है? 1, ठीक है। आप लगातार संख्याओं यानी कि दो लगातार संख्याओं या दो लगातार या कहिए या फिर क्रमागत कहिए संख्याओं का अंतर कितना होगा? 1, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कहता है दो लगातार सम संख्याओं का अंतर। सम संख्या लेना है लगातार में, ठीक है। चलिए दो के बाद सम संख्या क्या होगा? लगातार में 4 होगा, क्योंकि 3 तो क्या है? विषम है। कहता है इसका अंतर बताओ कितना होगा? देखिए दोनों का बीच का अंतर 2 है। आप दूसरा संख्या लीजिए, मान लीजिए 32 लेते हैं। 32 के बाद 33 तो सम संख्या है नहीं, 33 हो जाएगा विषम, तो 34 होगा। तो दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना? 2 है। तो दो लगातार सम संख्याओं का अंतर पूछेगा तो 2 हो जाएगा। अब विषम का अंतर पूछे तब भी 2 होगा। देखिए 1 3 के बीच का अंतर 2 है। आप 5 ले लीजिए और 7 लीजिए, दोनों विषम संख्या है, दोनों का अंतर देखिए 2 होगा। तो सम पूछे चाहे विषम पूछे, दो लगातार सम पूछे चाहे दो लगातार विषम पूछे, दोनों का अंतर 2 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है दो लगातार सम संख्याओं का अंतर। ये हो गया दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। आप 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, भैया है 2 4 ले लेते हैं, एक मौसा निकालिएगा ना तो 2 आएगा। अब तनी बड़ा ला लेते हैं, देखिए 32 ले लेते हैं सम संख्या और एक 34 ले लेते हैं। अब देखिएगा 1 से लगाएंगे 32 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, कटम कुट्टी 16, कितना आया? 2 आया। अब कोनो 2 लगातार सम संख्या उठा के देख लीजिएगा और उसका जब मौसा कीजिएगा 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक, याद रखिएगा। इस टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे कहता है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा? सम का मौसा 2, विषम का मौसा 1 होता है। जैसे देखिए कैसे होता है, 1 और 3 देखिए 2 विषम संख्या, एक मौसा निकाल के देखिए
हमेशा कितना आएगा 1। तनी बड़ा वाला लेते हैं, 33 ले लेते हैं और 35 ले लेते हैं। 34 तो सम है, x लगाएंगे 33 आया, कितना बचा 2। फिर लगाइए तो आप 32 ले लीजिए, 16 लगाते हैं एक ही बार, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे एक ही 16 लगा दीजिए, ठीक है। कितना आया मौसा 1। तो 2 लगातार सम संख्या का मौसा हो जाएगा 2 और विषम का मौसा हो जाएगा 1। अंतर दोनों का 2 होगा, ठीक है। अगर तो 2 परम संख्या के बीच अनंत परम संख्या होती है, सही बात है। आप जब भी 2 परम संख्या लिखिएगा और दोनों के बीच में अगर चाहिएगा कि संख्या निकाल ले तो बहुत सारा संख्या निकल सकता है, ठीक है। अब ये संख्या कैसे निकलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि संख्या आप परम संख्या 2 परम संख्या के बीच आप अनंत परम संख्या कैसे निकाल सकते हैं। जितना मन है उतना चाहे, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब परम संख्या बताएंगे तब, ठीक है। आगे देखिए, कहता है 1 ना तो अभाज्य है संख्या है और ना ही भाज्य है, सही बात है। अब देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? अभाज्य संख्या होता है 2 से स्टार्ट। 1 अभाज्य नहीं है और ना ही भाज्य है, क्योंकि भाज्य किससे स्टार्ट होता है? 4 से। तो 1 जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसको याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि इसका देखिए इसका गुणनखंड एक ही होगा, बस एक ही गुणनखंड होगा। और भाज्य का नियम क्या है? भाज्य का नियम है कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा, इसमें एक ही हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर भाज्य का सुटेबल नहीं हुआ, ठीक है। और अभाज्य का नियम क्या? जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होगा, इम तो ये होगा तो ये भी नहीं होगा, यानी कि नहीं भाज्य होगा नहीं अभाज्य होगा। इसको याद रखिएगा, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता कि 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। आप देखिए संख्या रेखा बनाते होंगे तो यहाँ पर लड्डू देते होंगे, यानी कि 0 देते होंगे नहीं, एने ना ही यहाँ पर देखिए अच्छा कभी -0 दिए हैं? यहाँ पर नहीं दिए होंगे, क्योंकि 0 क्या है? 0 का दुनिया अलग है, ना ही धन पूर्णांक है, ना ही प्लस में होता है, ना ही माइनस में होता है, सिर्फ 0 0 है बस, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है? कहता है किसी संख्या को 0 से गुना या भाग करने पर 0 हो जाता है, सही बात है। किसी संख्या ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, ठीक। इतना बड़ा संख्या है ना, आप इसमें अगर 0 से गुना करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। एक डायलॉग भी है, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। 0 से कुछ कितना बड़ा संख्या है, अगर उसमें एक बार भी 0 आ गया तो पूरा संख्या को क्या बना देगा? 0। आप इसको भाग कीजिएगा फिर भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 0 जो ऐसा संख्या है, 0 जो है इसमें ना ही किसी से गुना कर सकते हैं, करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ना ही भाग कर सकते हैं, कहाँ नहीं करेंगे? अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो करेंगे, ठीक है, लेकिन 0 हो जाएगा, ये नियम है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कहता है किसी संख्या को 0 से जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होता है, सही बात। देखिए आप 5 को 0 से जोड़िए, 0 को 5 के साथ जोड़िए, आपको 5 ही प्राप्त होगा। अगर घटाते हैं तो भी वही प्राप्त होगा, जोड़े या घटाए वही प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको गुना कर दे तो क्या बना देगा? 0। यदि भाग कर दे तो भी क्या बना देगा? 0, ठीक है। 0 के बारे में कुछ बातें थी, आप लोग इसको समझे। आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका PDF जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोग समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे देंगे, ठीक है। आप वहाँ पर जाके इसका डाउनलोड कर सकते हैं नोटबुक में, ठीक है। आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।